हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 1। ईथर का लेक्चर नंबर 1 है। ईथर में केवल दो ही लेक्चर होंगे आपके पास, क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है केवल। तो ये ROR, ईथर की पहचान क्या है? दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड ईथर। IUPAC नेम क्या होगा इसका? एल्कोक्सी एल्केन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ईथर क्या होता है? देखो, ईथर होता है कि एक ऑक्सीजन एटम से दो एल्काइल ग्रुप अटैच हों, या फिर एक एल्काइल ग्रुप अटैच होगा और एक क्या होगा, एराइल ग्रुप अटैच होगा, एरोमेटिक कंपाउंड वाला, बेंजीनिंग वाला, और या फिर दोनों के दोनों बेंजीनिंग अटैच होंगे, एराइल ग्रुप अटैच होगा, तो उसे हम ईथर कहेंगे। ईथर का मतलब ऑक्सीजन होना जरूरी है। ऑक्सीजन के आसपास कोई भी ग्रुप लगा हुआ कार्बन का और या फिर एराइल का, बेंजीन वाला, तो उसे हम कहेंगे ईथर। ईथर को हम ऑर्गेनिक ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक ऑक्साइड। और इसको एक और वर्ड कहते हैं हम एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे हम कहते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब वाटर आपने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो अगर हम इससे वाटर को रिमूव करेंगे, RO और ये R-OH है, तो अगर हमने इससे वाटर रिमूव किया तो क्या होगा, H2O तो निकल गया, तो क्या होगा, ROR-, तो आपके पास ईथर बनेगा। तो इसीलिए हम एक और कहते हैं एल्कोहल का एनहाइड्रस। देखो, एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लिए हमने और इससे एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, तो भी ये ईथर बन जाता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। अब देखो क्लासिफिकेशन, इसके दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल और सेकेंड इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसे कहेंगे? नाम से पता चल रहा हमें सिमेट्री, यानी अगर हम 20 से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो डिफाइन में हम कैसे कहेंगे कि दोनों सेम एल्काइल ग्रुप होने चाहिए या दोनों सेम एराइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, सेम एल्काइल ग्रुप हो जाए या फिर सेम एराइल ग्रुप अटैच हो जाए ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो एल्काइल का होगा चाहे वो एराइल का होगा, उसे कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। और अगर इन दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते, जैसे यहाँ CH3 यहाँ C2H5, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो गए, तो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पे C6H5 और यहाँ पे CH3, तो दोनों डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, C3H7 CH3, तो अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। और ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है, सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। अब देखो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में हम आते हैं कॉमन सिस्टम। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होता है इसका एल्काइल ईथर। ठीक है, अगर दोनों के दोनों सेम ग्रुप लगे होंगे ऑक्सीजन के दोनों साइड में, तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर दो सेम होंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, एसेट्रा। जैसे मैंने कहा CH3OCH3, तो दो सेम ग्रुप प्रेजेंट है और इसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप। एक कार्बन के लिए मिथ और एल्काइल ग्रुप होता है तो YL, एल्काइल के लिए YL, तो मिथाइल। अब दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। ऐसी देखो, अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे है, देखो ऑक्सीजन, इसमें CH3 मीन्स मिथाइल और यह C2H5 मीन्स इथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ईथर। ईथर लगाना है जरूर लास्ट में, तो लास्ट में लगेगा ईथर, तो दिस इज द कॉमन नेम। ठीक है, आगे हम IUPAC में उसको डिस्कस करते हैं और ज़्यादा, और पहले किया हुआ हम लोगों ने। IUPAC में देखो, IUPAC में होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कौन सा होगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, एल्कोक्सी। और एल्केन कौन सा होगा, जिसमें लार्ज एल्काइल ग्रुप होगा, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। ठीक है, आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने कहा CH3OCH3, तो यहाँ दोनों साइड सेम है, तो आप किसी को भी ऑक्सी बना सकते हो। जैसे मैंने ये ग्रुप ले लिया, तो एक कार्बन के लिए मेथ और उसके पीछे ऑक्सी, ऑक्सीजन के लिए मेथ ऑक्सी और ये मिथेन, तो मेथ ऑक्सी मिथेन। जैसे देखो C3H7O C2H5,
अब देखो इसमें से कौन स्मॉलर है, ये C2, तो इसको ऑक्सी में लाएंगे। C2 का मतलब एथ और O के लिए ऑक्सी, तो एथॉक्सी। और फिर ये 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोपेन, एन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो एल्कोक्सी एल्केन। तो ये आपके बुक में लिखा हुआ देखो CH3O CH3, ऐसे CH3O CH2 CH3, ऐसे देखो CH3O CH2 CH2 CH3। तो CH3 के लिए मिथाइल और 3C के लिए प्रोपाइल, तो मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। एन क्योंकि एक नॉर्मल चेन आ गई है तो इसे एन प्रोपाइल ईथर कहेंगे, ठीक है। और IUPAC में क्या होगा, देखो 1 मिथॉक्सी, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करो, देखो 1 2 3, तो ये 1 में इथॉक्सी लग गया, सॉरी मिथॉक्सी। 1C है तो मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ऐसे देखो ये वाला सेकंड, अगर यहाँ पे लिखा है मैंने C6H5O CH3, तो C6H5 को हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप और CH3 होता है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसको कर दो ऑक्सी, मिथॉक्सी, ये हो गया आपका मिथॉक्सी। और ये बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ये कैसे बनेगा देखो एक बार बता देता हूँ आपको। ये बेंजीनिंग बनाई हमने और बेंजीनिंग के ऊपर लगा दिया OCH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, मिथॉक्सी, और इसे कहते हैं बेंजीन, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। ऐसे देखो ये नेक्स्ट दे दिया, ये बेंजीनिंग है और यहाँ पे दे दिया 1 2 3 कार्बन, तो 3 के लिए तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, और इसके लिए फिनाइल, तो फिनाइल प्रोपाइल ईथर। ये अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, देखो P सेम है, तो फिर देखेंगे H और ये R, तो H पहले आता है इसीलिए फिनाइल को हमने पहले लिखा है, तो फिनाइल फिर प्रोपाइल फिर ईथर। और इसके लिए क्या होगा, देखो IUPAC नेम क्या होगा, 1 प्रोपॉक्सी। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, प्रोपॉक्सी का मतलब ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ऑक्सी, तो प्रोपॉक्सी, और बेंजीन, इसके लिए बेंजीन, ठीक है। ऐसे आप इसका नाम, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, बड़े कंपाउंड होते हैं, उसका नाम कॉमन नेम नहीं लिख पाता, यही तो इसकी डिमेरिट्स थी, इसीलिए कॉमन नेम को हटाया गया, फिर IUPAC नेम को लाया गया। अब देखो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो आप लोग। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखो 1 2 3 एंड 4, तो 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 2 पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, तो पहले हम लिखते हैं 2 मिथॉक्सी, IUPAC में पहले ही आएगा। फिर 1 1, देखो 1 1 में 2 ग्रुप लगा हुआ है, डाई मिथाइल, फिर साइकिल में लगा हुआ तो इसे कहेंगे साइक्लो, और 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या आता है ब्यूटेन, तो 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, तो ये IUPAC नेम और कॉमन नेम हो गई। अब देखो इसमें आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनता कैसे है ये। बनने के लिए पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से क्या निकल जाएगा, वाटर निकलना। यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट बहुत होता है और इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को हम यूज़ करते हैं, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 को हम यूज़ करेंगे एट 413 केल्विन टेम्परेचर पे या 140 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन लिख दिया, डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर, हम वाटर को रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब वाटर को रिमूव करेंगे हम लोग, तो इसमें कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिखा 2CH3CH2OH, ये हो गया आपका एथेनॉल। एथेनॉल से हमें ईथर बनाना है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर पे या 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, CH3CH2O CH2CH3, इसे कहते हैं इथॉक्सी इथेन। ये वाला पूरा ग्रुप ले लो, देखो इथॉक्सी, इथ 2 कार्बन के लिए ऑक्सी, इथॉक्सी इथेन, तो इसका IUPAC नेम हो गया और वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। अगर टेम्परेचर हमने कितना कर दिया, 443 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, तो क्या होगा, यही रिएक्शन एल्कीन बन जाए, इथीन बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा टेम्परेचर में। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी जो हमने पहले किया था
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, कि एल्कोहल से अगर हम वाटर को निकालेंगे तो क्या बनता है, इथीन भी बन जाता है। तो केवल क्या टेम्परेचर है बस, बाकी सब कुछ सेम है। टेम्परेचर अगर हमने कम रखा, 443 केल्विन टेम्परेचर रखा तो बनेगा ईथर, और अगर हमने 443 केल्विन टेम्परेचर कर दिया तो क्या बनेगा, इथीन। और अगर हमने 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो क्या बनेगा, CH3CH2O SO3H, ये सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, SO3। तो कुल मिला के क्या होता है, टेम्परेचर मेन आपके पास ये दोनों ही है बस, तीसरा नहीं है आपके पास, 1 और 2, फर्स्ट और 2, सेकंड है, ये वाला नहीं है आपके पास। ठीक है, तो जो भी इसमें प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा जनरली वो टेम्परेचर डिपेंड ज़्यादा होता है। इसमें ध्यान रखो, नोट क्या है, ऑल दीज टेम्परेचर आर फॉर एथेनॉल ओनली। ये जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है ये केवल और केवल एथेनॉल के लिए। तो बोर्ड लेवल में केवल एथेनॉल को ही पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, एथेनॉल से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है। अगर सपोज करो कोई हायर एल्कोहल दे देते हैं, ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर को कम करना है, लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। लेकिन क्या चीज़ को ध्यान रखना है आपने, कि जब भी हम ईथर बनाएंगे तो उसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और अगर हम एल्कीन बनाएंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। आपको बताया था कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और यहाँ पे जो सेकंड वाली रिएक्शन होगी इसमें आपका क्या होगा, इसमें कम टेम्परेचर चाहिए होगा, बस यही डिफरेंस है। ठीक, तो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बनाइए। तो जो ईथर वाली प्रोसेस है इसमें देखो मेन पॉइंट्स पहले देखते हैं। SN2 मैकेनिज्म होती है इसमें, SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बायोमोलिकुलर वाला। कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता इसमें SN2 में, ना ही कोई रीअरेंजमेंट होती है। न्यूक्लियोफाइल हर हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत बड़ा रोल है, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, या SN2 रिएक्शन ज़्यादा होगी। और रेट का क्या हिसाब है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके स्टेप बाय स्टेप को हम थोड़ा सा मैकेनिज्म को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म बोर्ड लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी ये वाला मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, मैकेनिज्म मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करना। तो इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, हम कह रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो H2SO4 कैटलिस्ट का काम करता है, तो ये रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। देखो HSO4 माइनस में, तो H प्लस क्या कर रहा है, रिएक्शन को स्टार्ट कराएगा। कैसे, देखो मैंने एल्कोहल लिया CH3CH2OH, अब ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकला H प्लस वो इसमें अटैक करेगा। अब इसने अटैक किया तो ये किसके पास जाएगा, केवल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये बन जाता है आपका CH3CH2O। अब इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसमें प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये लग गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो पहला स्टेप क्या हो गया, प्रोटोनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ प्रोटोन। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन, यानी एडिशन ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो पहले स्टेप में प्रोटोन ऐड हो गया और ये रिएक्शन ये हो गया आपका। अब स्टेप सेकंड क्या होती है, स्टेप सेकंड में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन कर रहा है यहाँ पे एल्कोहल ही, C2H5OH ही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को प्रोवाइड करा सकता है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब देखो पहले स्टेप में क्या बना था, CH3CH2O प्लस का H और ये H। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एल्कोहल अटैक करवाया। एल्कोहल आप चाहे इधर से ले आओ चाहे इधर से ले आओ, C2H5OH वही लाएंगे। अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको अटैक करेगा, इस कार्बन के पास, क्योंकि अब ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक क्या नहीं रह सकता है, पॉजिटिव चार्ज का, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से H2O क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ वाटर निकलेगा तो इसमें प्लस चार्ज आएगा। तो ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो ये क्या है आपका CH3CH2 है, इसे लिख लो CH3CH2। इसके बाद ये यहाँ से चला गया, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा तो ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है,
ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे क्या है C2H5, तो ये हो गया आपका C2H5 और ये हाइड्रोजन यहाँ है तो इसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो बेस है HSO4- वो बेस यहाँ पे एलिमिनेशन का काम कराएगा। किससे? इस हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकलवाएगा बाहर को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो इसे थर्ड स्टेप कहते हैं। स्टेप थर्ड इज डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया, CH3 CH2O, यहाँ प्लस चार्ज है, ये H है, ये C2H5 यानी CH2C। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, तो क्या बन जाएगा आपके पास C2H5O C2H5 यानी ईथर बन गया। और ये हाइड्रोजन किसके साथ मिला? H+ बना और HSO4- इन दोनों के साथ मिलके H+ और HSO4- के साथ मिलके क्या बना देगा? H2SO4। तो ये आपके पास H2SO4 बन गया। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या हुआ, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, ये लास्ट में अनचेंज रह जाएगा कैटलिस्ट और आपको क्या मिल जाएगा? ईथर। तो ये मैकेनिज्म है किसका? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो सेकेंड स्टेप था ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप होगा जहाँ पे क्या कर रहा है कि एक सबस्ट्रेट है, देखो ये सबस्ट्रेट है और एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, तो दोनों के दोनों रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि दो मॉलिक्यूल, SN2 का मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो इसीलिए SN2 मैकेनिज्म है और इसमें बैक साइड से अटैक होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये रिएक्शन स्लो होती है। इसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो सेकेंड स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप इज स्लो स्टेप होगा और इसे कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस तरीके से इसमें ईथर बनेगा। अब इसमें एक और स्टेप है, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है जो वो Al2O3 से भी हो सकता है और H2SO4 से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है, बस टेम्परेचर का फ़र्क है। देखो C2H5OH था, अगर हमने कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई 430 डिग्री केल्विन पे तो ईथर बना, और अगर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 को हीट किया 443 केल्विन पे तो एल्कीन बनेगा। बस टेम्परेचर का फ़र्क है। और यही चीज़ किसके साथ है? Al2O3 के साथ है कि जो एथेनॉल है, अगर हमने Al2O3 के साथ 250 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन कराई तो ईथर बनेगा, और अगर 350 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करवाई तो क्या बनेगा? एल्कीन। और ये वेपर फेस में होना चाहिए, बस इसकी कंडीशन ये है कि जो एल्कोहल है वो वेपर फेस में होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया है तो उससे ईथर मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल लिया है तो एल्कीन इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जो SN2 होता है वो प्राइमरी में सबसे फास्ट होता है, फिर सेकेंडरी में और सबसे लास्ट होता है टर्सरी में। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो एल्कोहल है जो ईथर बनाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी में क्या चीज़ प्रिफरेंस हो जाती है? एलिमिनेशन रिएक्शन प्रिफरेंस हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन टर्सरी वाले में एलिमिनेशन रिएक्शन होता ही होता है, क्योंकि टर्सरी है जो वो एलिमिनेशन उसे प्रीफर करता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, ये नेम रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक बार इसको देखो, दो ही रिएक्शन है इसमें मेन, जो आपके स्टेट बोर्ड में भी लिखी हुई है। एक दो और है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही दो इंपॉर्टेंट है। तो विलियमसन नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है कोई एल्काइल हैलाइड, जैसे कोई भी ले लो आप, CH3Cl ले लिया आपने। एल्काइल हैलाइड को हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एल्काइल सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, जैसे सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। देखो
इसको पहले इसको लिखते हैं सोडियम, और ये एल्कोक्साइड आपको बताया था, एल्कोक्साइड मीन्स मिथॉक्साइड, एक कार्बन है तो मिथॉक्साइड। और ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है, और वैसे कहेंगे क्लोरोमीथेन, कॉमन नेम IUPAC नेम है इसका क्लोरोमीथेन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो ईथर हम यहाँ यूज़ ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो Na में प्लस चार्ज, Cl में माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस के साथ कंबाइंड हो जाएगा। और ये क्या है आपका प्लस चार्ज, ऑक्सीजन में होता है माइनस चार्ज, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनता है आपका CH3OCH3 प्लस NaCl, तो ये आपका ईथर बन गया। देखो ROR CH3OCH3, तो यही विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है कि जब भी हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराएंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन ईथर इज फॉर्म्ड। यहाँ पे हम एरोमेटिक भी बना सकते हैं, जैसे देखो ये लिखा मैंने CH3Cl और यहाँ पे मैंने एरोमेटिक ग्रुप लगा दिया C6H5ONa, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा फिर, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Na निकलेगा, NaCl बाहर हो गया और ये बनेगा CH3O और यहाँ पे C6H5, तो ये ईथर फॉर्म्ड हो गया आपका, ठीक है। लेकिन इसमें रिवर्स नहीं हो सकता, ये एल्काइल हैलाइड को हम एरोमेटिक नहीं ले सकते, ध्यान रखना, ये एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, एरोमेटिक ये रिएक्शन को नहीं देता है। अगर मैंने लिखा C6H5Cl प्लस यहाँ पे लिखा मैंने CH3ONa, तो ये नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक बन गया, ये एरोमेटिक बन गया, देखो एरोमेटिक Cl, और एरोमेटिक होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं देता है, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका ध्यान रखना आपने कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, या फिर एक स्पेशल कंडीशन में देता है जो हमने डिस्कस किया था डॉ प्रोसेस में। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट होता है आयोनाइजेशन, यानी कि जो आपने एल्कोक्साइड लिया है, सोडियम एल्कोक्साइड, वो आयोनाइज हो जाएगा प्लस और माइनस में। तो ये टूट गया, यहाँ से Na प्लस का हो गया और ऑक्सीजन माइनस का हो गया। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, आपको ये माइनस चार्ज मिल गया, यानी न्यूक्लियोफाइल मिल गया आपको। माइनस का मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट कर सकता है, यानी न्यूक्लियोफाइल। अब देखो स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब इसमें ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी सबस्ट्रेट का काम कौन कर रहा है, CH3I, यानी एल्काइल हैलाइड आपका किसका काम कर रहा है, सबस्ट्रेट का। तो मेन जो चीज़ होती है वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वैसे दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और ये होगा आपका SN2 स्टेप, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप यहाँ अटैक करता है, तो क्या होगा C2H5O- है और ये होगा CH3I। तो इसमें SN2 में क्या होता है, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ध्यान रखना, इसीलिए ये प्राइमरी ही देता है बस इन जनरल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये ग्रुप यहाँ पे अटैच करता रहेगा धीरे धीरे करके इसके साथ, और ये लीविंग ग्रुप है, ये धीरे धीरे करके निकलता रहेगा, जो SN2 मैकेनिज्म में हमने देखा था। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये मिडिल वाली स्टेट है। फिर फाइनली क्या होगा, यहाँ से I बाहर हो जाएगा और ये ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। तो फाइनली I- यहाँ से रिलीज हो गया और बनेगा C2H5OCH3, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। SN2 की सारी बात जो बताई उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, पर इसमें एक चीज़ है कि एल्काइल हैलाइड को हम प्राइमरी ही लेंगे ज़्यादातर, ठीक है। और RONA जो एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड, उससे कुछ भी ले सकते हो आप। तो जैसे आपको पास कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने लिखा A है एल्काइल हैलाइड और B है आपका सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। ड्राई ईथर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंपाउंड बन रहा है, देखो CH3C, CH3, CH3O एंड CH3। अब हमें बताना है कि A कौन सा है, B कौन सा बनेगा। तो देखो अभी आपको बताया था कि A एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, यानी ये बनेगा CH3I,
इसमें एल्काइल हैलाइड के लिए आई या Cl Br कुछ भी आप जोड़ सकते हो, तो ये बनेगा एल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये प्राइमरी होना चाहिए। और सोडियम एल्कोक्साइड को कितना भी बड़ा ग्रुप बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये सिलेक्ट करने के लिए आता है। अगर उसने दे दिया ऑप्शन में कि ये वाला ऑप्शन CH3C CH3 CH3I, तो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है जो नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और सेकंड है प्राइमरी, तो कुछ भी ले सकते हो आप, ये फ्री होता है, लेकिन इसको हम टर्सरी नहीं ले सकते, इसको हमें प्राइमरी ही लेना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है कि जिसमें CH3I होगा और यहाँ पे होगा CH3। इसके केस में क्या होगा, देखो इसमें होगा एल्काइल हैलाइड का मतलब CH3I, और इस केस में क्या होगा, यहाँ होगा CH3C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे ONA। तो ये डिपेंड करता है, कुछ भी बना लो आप लोग, ये बनेगा CH3I। तो ये प्राइमरी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यही है, देखो नोट में लिखा हुआ है कि अगर हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड को लिया हुआ है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने टर्सरी हैलाइड ले लिया जैसे CH3C CH3 CH3, तो दिस इज टर्सरी हैलाइड। अब टर्सरी हैलाइड में अगर हम ये ग्रुप लेते हैं तो ये बेस का काम करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से I निकलेगा, HI यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, और बाकी दूसरा क्या बनेगा CH3OH और NaI। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड है जनरली प्राइमरी ही होना चाहिए। ठीक है, उस केस में वो ईथर फॉर्म करता है। अगर हम एराइल ईथर को देखते हैं तो एराइल ईथर में क्या होता है, जैसे मैंने लिया फिनॉल, फिनॉल में मैंने NaOH को डाला, तो ये Na क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो H और OH मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। तो वाटर यहाँ से रिलीज हो गया और ये ग्रुप क्या बन गया आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि फिनाइल ग्रुप हो गया तो फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसमें हम क्या डालेंगे CH3I, तो क्या होगा NaI बाहर हो जाएगा और ये CH3 ग्रुप यहाँ लग जाएगा। तो ये बन गया आपका मिथाइल फिनाइल ईथर, ईथर फॉर्मेशन हो गया, या फिर मिथॉक्सी बेंजीन, इसको मिथॉक्सी भी कहते हैं, CH3O को मिथॉक्सी ग्रुप कहेंगे, तो मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये है SN2 मैकेनिज्म, आपको बताया था इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब एक और रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे बेंजीनिंग बनाई हमने, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा ONA। अब फिर हमने यहाँ पे लिखा C2H5I, तो क्या होगा NaI बाहर हो जाएगा और ये C2H5 यहाँ लग जाएगा, तो बन जाएगा बेंजीन रिंग OC2H5। इसका नाम क्या होगा, इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, या फिर इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। अगर हमने क्या किया, ये लिया बेंजीन रिंग के साथ I लगा दिया और उसे रिएक्शन कराई C2H5ONA के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीज़न क्या है कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं देते, हमने पहले भी पढ़ा था, या फिर उनके लिए एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन को देते हैं। तो जो एराइल ये आपका हेलो बेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, ये इस रिएक्शन को नहीं देगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी आपको बताया था SN2 मैकेनिज्म होगा और SN2 मैकेनिज्म ये नहीं देता। इसीलिए जो एराइल हैलाइड होगा यानी ये ग्रुप होता है, ये आपका इस रिएक्शन को नहीं देगा, यानी नॉट पॉसिबल। एक दो और हैं, छोटी छोटी सी रिएक्शन है, देखो विद Ag2O। अगर हमने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, उसको हमने ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या होगा, देखो Cl और Ag बाहर निकल जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी ये बनेगा CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। इसकी मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और 2AgCl, तो ये ईथर बन गया आपका विद ड्राई Ag2Cl। ऐसी देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन है, अगर आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराई तो भी ईथर बन सकता है, CH3 CH2O CH2Cl है, और ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है CH3MgCl, ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट।
अब इसमें क्या होगा, ये प्लस चार्ज और ये माइनस का, यहाँ पे देखो Cl माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस वाला, और माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस वाला। तो ये Cl Mg के साथ मिलता है और MgCl2 बना देता है, और ये CH3 यहाँ इस ग्रुप के साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, यानी ईथर फॉर्मेशन हो गया, ईथर, उसके साथ MgCl2 फॉर्म्ड होगा। इसके अलावा जनरल फॉर्मूला उसका होता है CnH2n+1O, तो ये है आपका ROR, इसके बीच का एंगल होता है 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉन्ड एंगल 110 होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है sp3, देखो एक S का, एक S 1 2 3 4, तो 4 हो गए ओवरऑल, तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने पढ़ा होगा उसमें, केमिकल बॉन्डिंग में होता है। और CO के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा ये होता है 1.42 एंगस्ट्रम। और ये कौन कौन सी चीज़ें शो करता है, चेन रिएक्शन, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा नहीं है, सेम है जैसे आपने पहले पढ़ी थी कि फिजिकल स्टेट में जो ड्राई मिथाइल ईथर होता है या इथाइल मिथाइल ईथर होता है आपका, वो गैस होता है, बाकी सारे ईथर होते हैं जो कलरलेस लिक्विड होते हैं। और जिसका प्लेसेंट ऑर्डर अच्छी स्मेल आती है जिन लोगों से, दैट इज अदर ईथर्स होते हैं कलरलेस लिक्विड विथ प्लेसेंट ऑर्डर। जो लोअर ईथर्स होते हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, जल्दी वोलेटाइल हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, वोलेटाइल मीन्स वेपर्स में चेंज हो जाना, एंड हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का वही सीक्वेंस है, देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट ईथर का कम होता है एल्डिहाइड से, कीटोन से, एल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। रीज़न क्या है, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और ये नहीं बनाते, यानी अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर बहुत कम बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ईथर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। पोलैरिटी या डायपोल मोमेंट होता है इसका, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। रीज़न क्या है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, एरो जाता है, तो ये प्लस है R, ये R प्लस है, ऑक्सीजन माइनस होता है, तो ये एरो हम ऐसे बनाते हैं, प्लस टू माइनस। जब भी हम इसको वेक्टर से दिखाएंगे तो वेक्टर से कैसे दिखाएंगे, प्लस से माइनस की साइड, प्लस टू माइनस, ठीक है। तो अब ये प्लस से माइनस की तरफ को मूव करेंगे तो क्या होगा, सारे एक डायरेक्शन में, यानी कि जो डायपोल मोमेंट होगा वो ग्रेटर देन 0, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये देखा गया कि स्मॉल नेट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, वीक पोलरिटी होती है, और इससे बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जनरली जो ईथर होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जबकि इसके पास ऑक्सीजन एटम भी होता है। रीज़न क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एटम होता है वो न्यूट्रल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। जो इसमें एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं, रिपल्सन करते हैं। जैसे ऑक्सीजन ये लगा हुआ है, आर ये ग्रुप है, तो ये आर ग्रुप इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, घेर देंगे, जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, उसे रिपल्सन करते हैं लोग, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसीलिए ये वाटर में लगभग इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए एक्ट करता है, एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का काम करता है, लगभग इनर्ट सॉल्वेंट का वर्क करता है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन का कोई ज़्यादा अच्छा रोल नहीं है। एलिफैटिक केमिस्ट्री में क्योंकि ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जो इनर्ट है, ऑक्सीजन एक्टिव नहीं है यहाँ पे, और यूज होता है एनेस्थेटिक यानी बेहोशी वगैरह में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती है। आपका पहला काम क्या है कि पूरे नोट्स को प्रिपेयर करना अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में आएंगे, जिसमें आपको मैं कॉन्सेप्चुअली उसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हों ज़्यादा बिल्डअप होंगे। तो आज का लेक्चर मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू।